नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में आपका स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री ने देश की संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में जो बातें कही हैं, उससे उन्होंने एक तरह से 2024 का टोन सेट कर दिया है। वहीं राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के नेताओं ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जो सबसे बड़ी उपलब्धि प्रधानमंत्री बता रहे हैं, उनका कहना है कि हम गरीब कल्याण योजनाओं के जरिए आम आदमी तक पहुंचे हैं। मेरे पास हिंदुस्तानियों के भरोसा का सुरक्षा कवच है, जिसको ये विपक्ष नहीं भेद पा रहा है। तो आइए आज मूड ऑफ द नेशन के जरिए हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि जब हमने जनता से जाना कि अगर आज हो चुनाव तो उनकी क्या है राय, किसको वो बनाएंगे देश के प्रधानमंत्री और कौन से सरकारी कामकाज पर उनका टिक मार्क है और कहां पर है रॉन्ग, तो क्या कह रहे हैं वो आंकड़े वो हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले तालियों के साथ आप सभी का स्वागत, क्योंकि यहाँ पर मौजूद युवा आज सवालों के साथ इस मंच पर मौजूद जो मेहमान है उनसे सवाल करेंगे। सैयद जफर इस्लाम साहब के लिए तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ रही है, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ रहे हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मृत्युंजय तिवारी जी प्रवक्ता आरजेडी के जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर चर्चा में शामिल रहेंगे। और बेहद खास मेहमान संजय कुमार जी, जो कि सोपोलॉजिस्ट हैं, जो इधर उधर की बात नहीं आंकड़ों के चश्मे से तमाम बातों को रखते हैं। 2024 इस वक्त उनके कान में ये आंकड़े क्या कह रहे हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो पहला आंकड़ा है मूड ऑफ द नेशन का, आइए वो आपको दिखा देते हैं। जब हमने जनता से ये पूछा लोकप्रियता के पैमाने पर वो किसे देश का अगला पीएम देखना चाहते हैं, तो जो पहला सवाल हमारा था उसकी में आंकड़ा आया, भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन। 52% लोगों ने ये कहा कि वो नरेंद्र मोदी को अगला पीएम बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी 14%, अरविंद केजरीवाल 5%, योगी आदित्यनाथ चौथे नंबर पर चॉइस में आए और वो 4% लोगों ने उनका नाम दिया। एनडीए सरकार के कामकाज पर जब हमने सवाल पूछा तो बहुत संतुष्ट कहने वाले 67% थे। 67% कह रहे थे हम बहुत संतुष्ट हैं। वहीं न संतुष्ट न ही असंतुष्ट वाले 11% लोग हैं, जिनको 24 के पहले पार्टियां टारगेट करेंगी, क्योंकि वो क्लियर राय नहीं बना रहे। लेकिन असंतुष्ट ये 18% वो लोग हैं जो सरकार के काम से खुश नहीं है। जो अगला हमने सवाल पूछा, एनडीए सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या मानते हैं, तो 20% लोगों ने कहा कोविड-19 महामारी से निपटना हम सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। धारा 370 का खात्मा 14%, राम मंदिर का निर्माण 11%, जन कल्याण योजनाएं जिस पर पीएम बहुत जोर देते हैं 8% लोगों ने कहा, भ्रष्टाचार से मुक्ति 8% और मूलभूत ढांचा 6%। जब हमने पूछा मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी आपकी नजर में क्या है, तो 25% देश की जनता ने, यानी 1/4 जनता ने इस सर्वे में कहा महंगाई, बेरोजगारी 17%, कोरोना महामारी 8%, विकास दर 7% और नोटबंदी कहने वाले भी आज इतने वर्षों बाद 5% लोग हमें इस सर्वे में मिले। देश की सबसे बड़ी समस्या आप क्या मानते हैं, तो जनता ने कहा 1/4 लोगों ने कहा सैयद जफर इस्लाम साहब बेरोजगारी। महंगाई 22% लोगों ने कहा, यानी इनको मिला लीजिए तो लगभग 47% मानते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। गरीबी 6% लोगों ने कहा, कृषि 6%, भ्रष्टाचार 6% लोगों ने कहा है कि वो सबसे बड़ी समस्या मानते हैं। रेवड़ियां ज्यादा से ज्यादा मिले, हाँ कहने वाले 49%, उनको चाहिए मुफ्त का सामान। वहीं नहीं कहने वाले 42% थे, कह नहीं सकते 9% थे। महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा जब हमने पूछा लोगों से, तो हम आपको अगस्त 2022 के मुकाबले दिखा रहे हैं जनवरी 2023 में लोगों की राय क्या थी। जहां 50% लोग अगस्त 2022 में ये मानते थे कि महिला सुरक्षा बढ़ी है, वहीं जनवरी 2023 में ये आंकड़ा 7% नीचे गिर के 43 पे पहुंच गया। घटी है महिला सुरक्षा, पहले 35% कहते थे, अब 42% कह रहे हैं कि महिला सुरक्षा में कमी आई है। बराबर पहले की ही तरह अब है, 9% कह रहे हैं, 11% कह रहे हैं अब जनवरी में। कह नहीं सकते वाले 7 और 4% हैं। अर्थव्यवस्था किसकी बेहतर, क्योंकि ये सवाल हमेशा उठता है, अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह की या फिर नरेंद्र मोदी की। 51% जनता ने कहा कि अर्थव्यवस्था नरेंद्र मोदी की बेहतर है, वहीं मनमोहन सिंह की 36% मानते हैं, 13% कहते हैं कह नहीं सकते। रोजगार में अवसर पैदा हुए, ज्यादा पैदा हुए कहने वाले 34%, थोड़ा कहने वाले 30%, बिल्कुल नहीं वाले 28%, कह नहीं सकते वाले 8%।
34% कह रहे हैं कि ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। लेकिन यह सवाल जिसको लेकर विपक्ष सबसे ज्यादा हमलावर है, वो आखिरी सवाल है जिसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। जब हमने ये जनता से पूछा कि अर्थव्यवस्था से ज्यादा फायदा किसको मिल रहा है, बड़े कारोबारी कहने वाले 58% थे, 58%। छोटे कारोबारियों को 11%, नौकरी पेशा लोगों को 8% कह रहे थे। वहीं किसानों के लिए 8% लोगों ने वोट डाला। वहीं मजदूर को 6% कह रहे हैं, 3 अन्य कह नहीं सकते 6। तो सबसे पहले बावजूद इसके सैयद जफर इस्लाम साहब की 52% जनता आज भी खुलकर नरेंद्र मोदी और बहुत दूर नीचे 14 के साथ ही सिर्फ राहुल गांधी हैं। बेरोजगारी, महंगाई, बड़े कारोबारियों को फायदा, ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जनता की राय वही है जो विपक्ष आपको आईना दिखा रहा है। देखिए अंजना जी, जितने भी आंकड़े आपने दिखाए उसको अगर सही से आप एनालाइज करेंगे तो आपको एहसास होगा कि सब ने एक ही मुहर लगाई है कि सरकार के साथ खड़े हैं। हमारा भरोसा जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे है। हमने जो भी सरकार ने फैसले किए वो देश हित में और देशवासियों के हित में किया है, ये साफ दिखता है। जैसे आप देखिए, आप छोटे से आपने जिस पे ज्यादा चर्चा नहीं की, आपने बेरोजगारी के बारे में लिखा 6%, लोगों ने कहा सिर्फ कि जिससे चिंता उनकी 6% आपने बताया, जबकि आप देखिए पूरा 25 आपने 6% जो आपने बताया गरीबी के बारे में, गरीबी 6%। पहले जमाने में लोग यही बात करते थे, चर्चा करते थे, गरीबी 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 हटाना है। आज गरीबी देश से हट रही है, ये सब लोग जानते हैं। इसलिए कि पर कैपिटा इनकम भी देखिए, आंकड़े आपके सामने हैं, जो है 77,000 से लेकर 197 लाख हो गया है। और आप एक जगह देखिए, जो लोगों की जो ऐसे नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो कवच है हमारे लिए, लोगों का विश्वास जो है वो हमारा कवच, ऐसे नहीं कहा, इसलिए कि लोगों की जो सोच है और लोगों की जो उम्मीदें हैं उस पर खरे उतरते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी। आज चिंता करते हैं किसकी? देश की जनता की। हमारी चिंता नहीं है परिवार की चिंता हो या किसी खास आदमी की चिंता हो, हमारी चिंता होती है देश की जनता को मजबूत करना। और उसी श्रृंखला में हमने जितने भी डिसीजन लिए हैं आज उसका फायदा हो रहा है। जब से आज से 8-9 साल पहले उठा के देख लीजिए, लोगों की क्या सोच थी। ना तो कभी किसी गरीब आदमी से बोलिए कोई बैंक अकाउंट है, नहीं, जनधन अकाउंट हमने खुलवाया, उसमें पैसे भी डलवाए, उसमें हमने बहुत सारे इंश्योरेंस भी कभी उसको फायदा दिलवाया। कभी किसी से पूछे कि भाई इलाज कहाँ कराना है, किसी को मालूम नहीं। आज आपके पास आयुष्मान भारत जैसा कार्ड है जो बेहतरीन इलाज करा सकते हैं। किसी को जरूरत है अगर छत की, तो छत देने का काम किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम आवास योजना की तरफ। अगर बिजली नहीं तो घर घर तक बिजली पहुंचाने का काम हमने, जो इनका नारा था कांग्रेस का, बिजली सड़क पानी, आज देखिए सड़क, बिजली, पानी, ये सब का जो है नल से जल जो है देने का काम हम ही कर रहे हैं। तो जाहिर है एक तरफ चोटी पे लोकप्रियता है प्रधानमंत्री जी की और एक जमीन पे है जो धरातल पे है वो राहुल गांधी जी है। उसकी सुप्रिया जी, आजादी के इतने दशकों बाद भी हर घर जल पहुंचाने का काम पीएम कर रहे हैं, शौचालय की बात वो कर रहे हैं। सवाल ये है कि अगर महंगाई, बेरोजगारी और बड़े कारोबारियों को फायदा इतना बड़ा मुद्दा होने के बावजूद नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता यहां है, तो कमी आप में है। क्योंकि 2 बार सत्ता में रहने के बाद जब हम चुनाव के मुहाने पे खड़े हैं, आज भी उनका भरोसा मोदी के साथ है। ये एक पिक्चर है, इसमें दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, अमर उजाला, नव भारत, इंडियन एक्सप्रेस, आज के अखबारों के अंक की पिक्चर है। और हर पिक्चर में मोदी जी प्रथम पृष्ठ पर, कवर पेज पर, जो कवर एड होता है जो सबसे महंगा होता है उस पर है। तो ये जो आप सर्वे बता रही है, ये इसका नतीजा है। जो 6500 करोड़ रुपए 2014 से 2022 पर विज्ञापनों पर खर्चा हुए, जिसके 3200 करोड़ प्रिंट के ऐसे एड पर और 3400 करोड़ रुपए टीवी के उन एड्स पर खर्चा हुए जिसमें दिन भर मोदी 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 दिखता है। जो चरण वंदन होता है अधिकांश चैनलों पर, उसका यह सर्वे नतीजा है। सलमान खान का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना होगा, काफी लोकप्रिय स्टार भी हैं। उनकी एक पिक्चर, मुझे पिक्चर नहीं याद है, लेकिन उसका डायलॉग है, जब मैं एक बार कमिटमेंट कर लेता हूं तो अपनी भी नहीं सुनता हूं। वांटेड का है शायद। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की 2023 की पिक्चरें हैं, सारे अखबारों पर मैंने दिखाई। और ये 2013 में प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के सीएम थे तो उन्होंने कहा था, इंस्टेड ऑफ पुटिंग एड्स ऑन पेपर्स, टेल योर गवर्नमेंट इन दिल्ली टू गिव द मनी टू द फार्मर्स फॉर क्रॉप इंश्योरेंस। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का वक्तव्य था। एक बार उन्होंने कमिटमेंट कर दी अडानी जी को, तो वो फिर अपनी भी नहीं सुनते हैं।
आपने अच्छा प्रश्न पूछा और उस प्रश्न का जवाब मैं बिल्कुल दूंगी। एक और तस्वीर दिखा दूं, तस्वीरें मुझे बड़ी पसंद है। ये मोदी जी की एक और तस्वीर है और मुझे नहीं लगता कि मौनी बाबा किसी भी तरह से अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। पता नहीं इसको आप पास से देख पा रहे नहीं कि जिप पर अडानी लिखा हुआ है। 2 घंटे 40 मिनट लोकसभा और राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी बोले और प्रधानमंत्री जी के मुंह से 2 ही शब्द नहीं निकले और वो शब्द थे ADANI, अडानी, गौतम अडानी और जांच। 2 शब्द, जांच और अडानी नहीं निकला मुंह से। लोग अपना सिर दीवार पर फोड़ते रह गए। प्रधानमंत्री ने उसके अलावा सब कुछ बोला। अब मैं आपकी उस डायरेक्ट सवाल का जवाब दे देती हूं। मुझे लगता है इन विज्ञापनों ने जवाब दे दिया कि क्यों लोगों को लगता है, लेकिन मुझे लगता है जो आपके आंकड़े हैं वो असलियत बयां कर रहे हैं दावों के आगे। आपका आंकड़ा क्या कहता है? 25%। 1/4 आपके लोग बेरोजगारी को और 1/4 आपके लोग महंगाई को समस्या मान रहे हैं। लेकिन अमृतकाल में तो ना गरीबी समस्या है, ना महंगाई समस्या है, ना बेरोजगारी समस्या है, ना आर्थिक असमानता समस्या है। छोटी सी बात बता देती हूं, आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मुंबई के दौरे पर हैं। 2 दिन मुंबई में रहेंगे। गरीबों की जो बस्ती है उसके सामने शहंशाह मोदी जी की आंखों में कहीं गरीब देख के चुभे नहीं, सफेद कपड़े लगा दिए गए कि आर पार दिखाई ना दे, गरीबों पर नजर ना पड़ जाए, मन ना खट्टा हो जाए। थोड़ी सी उन्होंने दरियादिली दिखाई है क्योंकि गुजरात में तो उन्होंने दीवार चुनवा दी थी नमस्ते ट्रंप के टाइम पर गरीबों को छुपाने के लिए। असलियत छुपती नहीं है अंजना जी। मुगालते में वो लोग हैं जो कृषि पर, स्वास्थ्य पर, बेरोजगारी पर एक शब्द नहीं बोलते हैं बजट पे। वो आपको जनता दिखा रही है। ये आईना आप ना देखना चाहिए और आपको लगे कि मोदी जी बड़े पॉपुलर है, अच्छी बात है। मोदी जी पॉपुलैरिटी इसका नतीजा है। जनता जो आपको दिखा रही है वो आपके आंकड़ों में छुपा है। और नल जल की आपने एक बड़ी अच्छी बात करी। बिल्कुल हर घर नल पहुंचना चाहिए, हर घर जल पहुंचना चाहिए। लोकसभा में जब मोदी जी बोले तो 8 करोड़ लोगों के घर उन्होंने नल से जल पहुंचाया था। अगले ही दिन 21 घंटे बाद राज्यसभा में वो 8 करोड़ जादू की तरीके से, जैसे अडानी जी बढ़ते हैं, जादू की तरीके से बढ़कर 11 करोड़ हो गया। तो दिक्कत की बात यह है कि आंकड़ों के साथ भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आप जो बोलिए बोलते रहिए, जनता आपको आईना दिखा रही है, देखना चाहिए, देखिए नहीं देखना चाहिए। जल्दी से जवाब दीजिए। 4-5 बड़े आरोप लगाए हैं उन्होंने। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी इन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा, तो देश की जनता से आप कहीं भी राह चलते पूछिए, उनको पता चल जाएगा इनकी हकीकत क्या है और उनकी हकीकत क्या है। इसलिए कि नारा तो इन्होंने सब दिया था, जो भी नारे आप देख लीजिए इन्होंने दिया था, लेकिन उसको पूरा करने का काम हम किया। मैं मानता हूं कि इनके खाली नारे थे, पूरा करने का काम हमने किया। जनता का इसलिए विश्वास है। आप ये कहते हैं कि सलमान खान की फिल्म बता रहे हैं कि वांटेड, जनता कहती है कांग्रेस अनवांटेड। इनको अनवांटेड करके बिल्कुल, इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपको वोट नहीं मिलता है, आपको खत्म कर दिया है। नहीं, आपको खत्म कर दिया है जनता ने। हमने बैंक अकाउंट खाता खुलवाया और आपका खाता बंद करने का काम। आप ऐसी फोटो लेके चलिए, मैं कैसे राहुल गांधी और आपके इसके साथ भी फोटो दिखा सकता हूं, जो आपके मुख्यमंत्री जी बैठे हैं साथ इकट्ठा बात कर रहे हैं अडानी जी के साथ। जहां तक अडानी जी का मैं बोलता हूं, देखिए आप अडानी जी के बारे में बार बार कह रही हैं। देखिए, कोई भी, चूंकि आप कारोबारी की बात कर रहे हैं, कोई भी बिजनेसमैन चाहे छोटा हो, बड़ा हो, मंझला हो, कैसा भी हो, उसका एक ही नजरिया होता है कि उसको कोई अपॉर्चुनिटी दिखे, उस अपॉर्चुनिटी को देख के, 1 मिनट बस, ये अपॉर्चुनिटी को देख के अपने हिसाब से उसको कल्टीवेट करता है और उसमें जो भी हो सके वो अपने हिसाब से बढ़ता है। पॉलिसी सबके लिए, ऐसा तो नहीं कि पॉलिसी एक के लिए दूसरे के लिए नहीं, सबके लिए पॉलिसी है। लेकिन खाली 10 सेकंड ले लें। अडानी जिनसे बड़ी बेचैनी हो रही थी। देखिए, आज अगर आप देखिए, अडानी ने अगर कुछ भी किया हो तो भाई, अगर किया है तो उसके लिए तो रेगुलेटर्स है ना, रेगुलेटरी बॉडी है, कोई सरकार तो नहीं। आपके टाइम में जैसे 18 लाख करोड़ का बैलेंस शीट, आपने 6 साल में पैसा फ्री में बांट दिया देश के वैसी कंपनियों को जो डे 1 से एनपीए होने वाली थी, वो सारी कंपनियां। और मैं नहीं कह रहा हूं, एक रिपोर्ट आई है डेट कर्ज 2013 में, आप पढ़ लिए, सब बच्चे आप लोग पढ़ने वाले हैं, पढ़ लीजिए। रेगुलेटर्स अगर एक्टिव रहते तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में, जो कि खुद जांच के कटघरे में है, आपके बाजार में यहाँ पर ऐसा कोहराम नहीं मचता। आपके रेगुलेटर्स कर क्या रहे थे, ये सवाल आपको पूछना चाहिए। अंजना जी, एक सेकंड। नहीं, बाजार में लगातार ब्लड बात हो रहा है, बाजार एक डायनेमिक प्रोसेस है, उसको नहीं, बाजार डायनेमिक प्रोसेस है, वो डिस्काउंट, हर न्यूज को डिस्काउंट करता है। कौन सी बात नहीं है, किसी दुनिया के किसी न्यूज को उठाइए, बाजार डिस्काउंट करता है। चलिए ठीक है, इस पर लौटेंगे। मुझे बस ये लगा था कि जफर भाई भाजपा के प्रवक्ता बनकर आए, तो अडानी के प्रवक्ता की तरह बात। मैं तो सबके लिए बोल रहा हूं, बिजनेस की बात कर रहे हैं। अगर 24 में रोकना है, क्या है स्ट्रैटेजी?
देखिए कमाल है, आजकल दुष्यंत जी बहुत चर्चा में है। अच्छा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को कभी दुष्यंत जी याद आ गए, और कभी दुष्यंत जी की कविताएं आपको पता है आजादी के समय लिखी जाती थी। सुन तो लीजिए, आजादी के समय लिखी जाती थी। उनकी एक शेर और पढ़ दूं मैं तो शायद इनके उसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहाँ, अब बोलूं मैं, कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं है शहर के लिए। आप तो कहते थे घर घर में यहाँ पे दिवाली मनाएंगे, घर घर में दिवाली जैसा माहौल होगा, हर घर में रोजगार होगा, महंगाई खत्म हो जाएगी, छूमंतर हो जाएगी और हमारा भारत विश्वगुरु बन जाएगा। क्या हुआ भारत की हालत? आपने क्या कर दिया? किसानों को पैर पे खड़े करने की बजाय, लोगों को रोजगार देने की बजाय आपने लाइन में लगा दिया। आइए 2 किलो चावल 2 किलो आटा ले जाइए, अपने 20 बच्चों को पालिए किसी तरह से। तो बताइए आटा चावल लेके वो अपने 20 बच्चों को पालेंगे तो पढ़ाएंगे किस पैसे से? अरे उनको रोजगार चाहिए था, जो वो अपना कमाते, अपने पैरों पे खड़ा होते और अपने, मैं बोलूं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, परेशान मत होइए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। वो आपकी तो रटी रटाई बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी के कितने प्रवक्ता नेताओं का इनका टैप रिकॉर्ड सुन लीजिए। पार्लियामेंट से लेके अब देखिए परेशान कितने हो। जफर साहब मैं समझता हूँ आपके पेट में दर्द है, मैं समझता हूँ आपको मजबूत रहिए, कोई जैसे मजबूत रहिए, आप मजबूत रहिए, क्योंकि आपका समय अब जाने वाला है। इसलिए आप अंदर सांस भरिए, ताकत से सांस लीजिए और हार के लिए तैयार रहिए। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जनता के साथ आपने धोखा किया है ना। अखिलेश जी अब पीएम बनने वाले हैं। नहीं जनता पूछ रहे थे। बिल्कुल क्यों नहीं राहुल गांधी जी बनेंगे अखिलेश जी। जो व्यक्ति जिसने उत्तर प्रदेश के सपने को हकीकत में बदला हो, एक्सप्रेस वे किसने बना के दिया? आज यहाँ मेट्रो, यहाँ नोएडा से लेकर दिल्ली लखनऊ तक किसने चलवाई मेट्रो? 100 डायल किसने बनाया? समस्या के लिए किसने 1090 बनाया? आप बताइए। बेरोजगारी क्या गलत कह रहे हैं वो? कमाल की बात कर रहे हैं। हम विकास की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं और झूठ बोलने वाले लोग हैं। हमेशा झूठ में कोरोना चाहते हैं। सुनिए अंजना जी, एक बात और, मेरे बीच में टोकते रहिए। और ये वो लोग हैं जो सिर्फ आपको छलावा में, आपको झूठ में घेरे रहते हैं। इनसे बात करो 2023 की, 2022 की तो बात करेंगे, 1990 की, 1900 ये चले जाएंगे 1800 में। कमाल की बात करते हैं। आपसे बात हो रही 2022 की, 23 की, 14 के बाद से आपकी सरकार है। आप ले जाते 1990 में, हमें आप ले जाओगे वहां नेहरू युग में लेके चले जाओगे, आप 1947 में लेके जाओगे। अरे कमाल की बात करते हो। आज की बात नहीं होगी, युवा आज नौकरी मांग रहा है और आप बोलते हो 1990 में आपने नौकरी नहीं दी। अरे हम बात पोते की, लास्ट बात है, हम बात पोते की करते हैं, ये बात दादाजी की परदादाजी करते हैं। सब दिक्कत ये है। अंजना जी देखिए, देश में नैरेटिव पे राजनीति चलती है। आप सब यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हुए मीडिया के, तो नैरेटिव क्या जा रहा है देश में? विपक्ष एक लाइन से मोदी कोसो, मोदी कोसो, मोदी कोसो। मोदी जी क्या कर रहे हैं? विपक्ष को नहीं कोस रहे हैं, मोदी जी अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। दोनों नैरेटिव में अंतर है, एक नेगेटिव नैरेटिव है और एक पॉजिटिव नैरेटिव है। और इसी के कारण, ये मोदी कोसने के कारण मुझे लगता है कि विपक्ष को नुकसान हो रहा है। आप अपना नैरेटिव क्या लेके आए? आप अडानी शुरू किए। क्या कांग्रेस पार्टी ने इस देश में उद्योगों को प्रोत्साहित नहीं किया है? अंबानी किसके राज में बने? लाइसेंस राज किसने खत्म किया, किसने रखा? मैं ये क्यों नहीं कहूं कि इस देश के इंडस्ट्रियल क्लाइमेट के लिए अडानी एक सक्सेस स्टोरी है। अगर इस हर देश के हर प्रदेश में अगर एक अडानी आ गया तो देश की इकोनॉमिक तकदीर नहीं बदलेगी। आप ये सोचिए कि ये लोग कह रहे हैं कि 134 बिलियन डॉलर्स लॉस हो गया अडानी का। LIC SBI की बात आई, LIC SBI सामने आके बोले कि हमारा कोई लॉस नहीं है, हम आज भी प्रॉफिट में। फिर क्या दिक्कत है? नहीं, अडानी 134 कैसे कमा गया? लूज कर गया वो 100 बिलियन, निवेशकों के पैसे डूब गए। अडानी ने तो 25% गेन कर लिया। ये भी लोग देख रहे हैं जो स्टॉक मार्केट देखते हैं। इस देश का 2% पॉपुलेशन भी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग नहीं करता है। हम कहां किस डिस्कोर्स को ले जा रहे हैं? आज हम अपने हाथ से एक ऐसी पार्टी जो 50 साल सत्ता में रही, एक ऐसी पार्टी चिल्ला रही है इंडस्ट्रीज के खिलाफ जहां पे एक अनइंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन का माहौल बन रहा है। उसमें कहते हैं कि हम अडानी के खिलाफ नहीं है। आप अडानी के नाम पे मोदी जी पे निशाना साध रहे हैं कि मोदी जी ने अडानी को बढ़ाया। अरे तो उस हिसाब से तो बिरला, जमुनालाल बजाज, टाटा, अंबानी, ये सब तो आपके राज में आए। कहीं ना कहीं देश में इनका योगदान है। तो नेगेटिव नैरेटिव की जगह अगर हम पॉजिटिव नैरेटिव की बात करें कि 2024 में पॉजिटिव नैरेटिव क्या है, वो तो किसी भी पक्ष में नहीं दिखता है ना। पॉजिटिव नैरेटिव हर घर में अडानी ये पैदा देखिए, कर दो। ये देखिए, ये पॉजिटिव नैरेटिव हर गांव में आप इसी तरह सहारा को आपको रोका है। सहारा पे क्या हुआ था? सहारा पे क्या हुआ था? एक मिनट, सहारा पे क्या हुआ था? अनिल अंबानी को राज्यसभा किसने भेजा था?
गलत किया था क्या? नहीं तो क्या हुआ? पूछिए। अरे मैं पूछ रहा हूँ, इस हर घर हर में पैदा मौजूदा हो ना, एक मिनट, हर गांव में पैदा हर- हो, हर शहर में पैदा हर हो, इंडस्ट्रियल- हर घर संपन्न हो, उसमें हर दिक्कत क्या एक है? मिनट, हर इंडस्ट्रियल दिक्कत क्या है? घराना, एक मिनट सुनिए तो सही, हर इंडस्ट्रियल घराना उस वक्त की राजनीतिक जो फिर भी आप दादाजी सत्ता में होते हैं, दादाजी की नहीं बात मैं कर रहा। बात कर रहा हूँ, इनकी नौकरी अरे की बात भैया, कर रहा हूँ, इनकी आप नौकरी चले तो मिली, जा रहे हो, इनकी नौकरी के लिए आप आप यही तो बेरोजगार दिक्कत क्यों हो है। रहे हैं? इनकी समस्या नौकरी यही तो है मिलेगी बीजेपी के साथ, क्यों आज भैया, में बीजेपी की जीना बात नहीं यहाँ चाहती पर है, आप आज नेशनल- के लोगों की बात करना नहीं चाहती, आप ये नेशनल समस्या है। नैरेटिव चलिए क्यों नहीं करते? मृत्युंजय जी, पीएम कहते हैं कि जितना कीचड़ उछालोगे उतना ही कमल खिलेगा। क्या इससे और फायदा होता है उन्हें? राफेल 2019 में चौकीदार को लेकर बहुत सारे मुहावरे गढ़े गए, लेकिन नतीजा क्या हुआ? स्पष्ट और प्रचंड जनादेश। देखिए अंजना जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं जितना कीचड़ उछालोगे उतना कमल खिलेगा। ज्यादा कीचड़ हो जाने से दलदल भी हो जाता है। इसी दलदल में ये जनता को, देश की जनता को फंसाना चाहते हैं। गुलाल उड़ाने वाले, सत्ता के मत वाले, इन्होंने तो बनकर ये रह गए सिर्फ अडानी के रखवाले, और बनते थे चौकीदार अपने को कहने वाले। ये तो जनता सब देख रही है अंजना जी। लोकतंत्र और संविधान जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, आप 52% नहीं 100% दे दीजिए, वो दिन भी देखा है देश की जनता ने, आपने देखा है। आपसे बड़ा गवाह कौन होगा? 2004 का अटल जी का साइनिंग इंडिया भी सबने देखा था। कोई नहीं जानता था कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी। ये वही जनता जनार्दन है जो सत्ता देती है, अर्श पर पहुंचाती है तो फर्श पर भी पहुंचा देती है। सत्ता का अहंकार जब बोलने लगता है और सत्ता जब मतवाला हो जाता है, लोहिया जी ने कहा था जब विपक्ष की आवाज को आप अनसुनी कर देंगे, विपक्ष आवाज सदन में मौन हो जाएगा तो संसद आवारा हो जाएगा। आज वही दिख रहा है। हम जवाब पूछ रहे हैं, विपक्ष पूछ रहा है। संवैधानिक अधिकार है विपक्ष का कि आप अडानी पर बोलिए। राहुल गांधी जी और सारे विपक्षी दलों के नेताओं ने सवाल पूछे, लेकिन 2.5 घंटे के भाषण में सिर्फ विपक्ष को गाली दे देना, अगर एक माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आपका ये काम रह गया है तो बहुत मुबारक हो आपको। आप चौकीदार बनकर आए थे, कहकर आए थे जनता से वादा करके अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन आज देश की जनता, ये नौजवान देख रहा है कि आप सिर्फ अपनी उपलब्धि 5 किलो अनाज का और घर घर सिलेंडर का बता करके जो असली सवाल है उससे मुंह फेर ले रहे हैं। इसलिए ये सवाल बनता है अंजना जी। और ये जो 52% उनकी उपलब्धि आप बता रहे हैं, 65% सारे नाकामी, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, सारे डाटा आंकड़ा आपके स्क्रीन पर है। 65% सरकार के खिलाफ है। नेतृत्व कौन कर रहे हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक अकेला सब पर भारी। तो एक अकेला 306 सांसदों का कोई महत्व नहीं है, जितने जनता ने वोट दिया उसका कोई महत्व नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, फिल्मी डायलॉग से लोकतंत्र संविधान सदन नहीं चलता है। सदन चलता है देश के गरीबों के, नौजवानों के, किसानों के आशाओं उम्मीदों से। जिस किसानों ने, नौजवानों ने आपको वोट दिए थे, वो सवाल पूछ रहा है और आप कह रहे हैं एक अकेला सब पर भारी। ठीक है, तिवारी जी जवाब देंगे, जफर साहब जवाब देंगे, लेकिन संजय जी से मुझे कमेंट ले लेने दीजिए। संजय जी, अब ये तमाम जो बातें थी, भाषणबाजी थी, सबकी अपनी अपनी पॉलिटिकल लाइन थी, लेकिन ये नंबर्स क्या कह रहे हैं, इस पर आपसे पहले भी चर्चा हुई है। 24 पर ये क्या इशारा कर रहे हैं? और पीएम कहते हैं कि उनकी आलोचना, उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्टिव नहीं कंपल्सिव आलोचना होती है और उससे मुझे फायदा होता है। क्या अंजना जी, आप कह रहे हैं ये आंकड़ों से 24 का क्या इशारा मिलता है? ये आंकड़े 24 के बारे में नहीं बता रहे हैं, ये आंकड़े आज की स्थिति बता रहे हैं। 23 इससे हम प्रोजेक्शन जरूर कह सकते हैं। इनको देखते हुए हमें 24 के बारे में हम क्या अनुमान लगाते हैं? स्पष्ट है, जनता के बीच में चिंताएं हैं और स्पष्ट आंकड़े बड़े स्पष्ट बता रहे हैं चिंताएं किन बातों को लेके है। चिंताएं हैं गरीबी को लेके, बेरोजगारी, प्राइस राइज। ऐसी चिंताएं जनता ने पहले भी दिखाई जब यूपी के चुनाव हो रहे थे, गोवा के चुनाव थे, पंजाब और कई और राज्यों के चुनाव थे। उन चुनाव में भी जब हम सर्वेक्षण करते थे और कई लोग स्टडीज करते रहे हैं, और हमने देखा उन चुनाव में भी जनता की बड़ी चिंता थी और बड़ी संख्या में जनता कहते थे कि प्राइस राइज है, महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। लेकिन उन चुनाव के नतीजे हमारे सामने हैं, उसके बारे में कोई फोरकास्ट करने की जरूरत नहीं। हमें पता है यूपी में कितनी बड़ी जीत हुई, गोवा में जीत हुई, तमाम राज्यों में जीत हुई। इसकी वजह क्या थी? ये मुद्दे विपक्षी पार्टियां इन मुद्दों को जनता के बीच में ले जाने में नाकामयाब रहती हैं। विपक्ष कोशिश करती है, लेकिन बीजेपी, खासकर प्रधानमंत्री मोदी, एक बड़े नैरेटिव लेके आते हैं
और मुझे लगता है 2023 के जो चुनाव हैं विधानसभा के और जो 2024 के चुनाव होंगे, ये सब स्थितियां हैं और हो सकता है स्थिति आगे आने वाले समय में खराब भी हो, बेरोजगारी और बढ़े, महंगाई और बढ़े। लेकिन मुझे लगता है 2024 के चुनाव में एक बड़े नैरेटिव का सहारा बीजेपी लेगी। अब मैं सहारा इसी के लिए कह रहा हूं क्योंकि ये हकीकत है। आप जब जनता से पूछते हैं, कई राज्यों में, सब राज्य, किसी भी राज्य में आप जाएं तो जनता में इस बात की बेचैनी है कि महंगाई बहुत है, लेकिन जो दूसरा ऑल्टरनेटिव नैरेटिव है और वो है क्या, वो है नेशनल प्राइड का। और ये G20 समिट जिस तरह से चीजें हो रही हैं, सितंबर में समिट होगी, ये सब एक नेशनल प्राइड की ओर इशारा करेगा कि देश कितना दुनिया में, हिंदुस्तान का नाम कितना ऊंचा हो रहा है। राम मंदिर का निर्माण होगा, उसकी घोषणा कर दी गई है। उससे भी एक नेशनलिज्म, उसके इर्द गिर्द नेशनलिज्म की भावना के इर्द गिर्द चुनाव लड़ा जाएगा। तो मुझे लगता है ये मुद्दे रहेंगे। विपक्षी पार्टियां जब तक इन मुद्दों को जमीन पर भुनाने में या जनता पर को भरोसा दिलाने में कामयाब नहीं होगी, मुझे नहीं लगता 2023 या 2024 के चुनाव में बीजेपी को कोई कड़ी चुनौती देने की स्थिति में ये मुझे दिखाई पड़ता है। दो प्रश्न आपसे हैं जो कि फॉलो अप प्रश्न है। क्या राहुल गांधी जो 14% पॉपुलैरिटी दिखा रहे हैं, आपको लगता है कि विपक्ष का कोई भी नेता पॉपुलैरिटी ग्राफ में मोदी को एक साल में पीछे कर सकता है? दूसरा, क्या विश्वसनीयता सबसे बड़ी, मतलब क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है जो कि विपक्ष के नेताओं को सीधा चैलेंज करने से पीछे रख देता है? देखिए, पहला सवाल का जवाब बहुत सिंपल है। नहीं, मुझे नहीं लगता कोई भी विपक्ष के नेता अपने राज्य में बड़े पॉपुलर हैं। अखिलेश यादव का जिक्र हो रहा है, तमाम नेताओं का जिक्र हो सकता है, ममता बनर्जी का जिक्र है, नवीन पटनायक का जिक्र है, ऐसे कई नेता हैं अपने राज्य में बहुत पॉपुलर हैं। हाँ। लेकिन जब हम उनको नेशनल पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो वो कोसों दूर हैं प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी से। अब उसकी वजह बहुत अलग अलग हो सकती है, जिसमें सुप्रिया जी जिसका जिक्र कर रही है कि भाई आप हर जगह प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर पर है। आपको नहीं लगता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का बहुत कवरेज हुआ, उनकी तस्वीरें हर जगह थी, और लेकिन क्या वो उसका फायदा उतना उनको मिल रहा है? अब ये जैसे हम आंकड़ों की बात करते हैं, और बहुत कवरेज बड़ा वेग सा टर्म है, बहुत कवरेज कितना, क्या दूसरे नेताओं की तुलना में मुझे नहीं लगता है कि उतना कवरेज हुआ या उतना फोकस हुआ जितना शायद होना चाहिए था। क्योंकि राहुल गांधी बार बार कहते थे कि इसका कोई संबंध इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से नहीं है, लेकिन मीडिया ने किसने फोकस नहीं किया? वही मैं कह रहा हूँ। सुप्रिया जी, आपने मेरे साथ कितने डिबेट्स किए हैं भारत जोड़ो पे? लेकिन अधिकांश मीडिया ने नहीं किया। मैंने किए ना, कम से कम अगर मुझे याद है तो 15-20 डिबेट्स तो मैंने किए हैं भारत जोड़ो पे। मैं आपको बिल्कुल इसमें रिफ्यूट नहीं कर रही हूँ, आपने हो सकता है किए हो और आपने उसकी कंट्रोवर्सी पर और भी ज्यादा किए होंगे, लेकिन अधिकांश मीडिया ने हमारी यात्रा को ब्लैकआउट किया था। इसको कहने में मुझे जरा ठीक है, चलिए आगे कुछ सवाल ले लेते हैं बच्चों के, उसके बाद जवाब दीजिएगा। सर, आपसे जैसा मैम ने पूछा कि महंगाई और सुरक्षा अभी काफी बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी, तो आपने भी वही किया जो अब तक बीजेपी करती आई है। जब उस पर कोई सवाल उठता है तो उससे पल्ला झाड़ लेती है और फिर अपनी वो जो उपलब्धियां हैं कि हाँ अकाउंट हमने खुलवाए, हमने मतलब राशन बांटे, तो आप वो गिनवाने के बजाय जो सवाल आपसे पूछा गया आप उसका जवाब क्यों नहीं देते? ठीक, जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल उसी का जवाब दे रहा था, ये दे रहा था कि देखिए, नहीं उसी चीज का जवाब दे रहा हूं कि अगर आपने बेरोजगारी के बारे में बात की, महंगाई के बारे में बात की, तो पिछले 3 साल में आपने भी देखा है कि दुनिया किस तरह से जूझ रहा है। जो महंगाई से, जब अगर कोरोना काल में, उसके बाद जो है जो यूक्रेन वॉर हुआ, तो सप्लाई चेन जो है दुनिया में हर जगह अलग चीजें, कुछ यहाँ होती, कुछ कहीं और होती है, एक दूसरे मुल्क में जाता रहता है, तो उससे हर देश को तकलीफ हुई। अगर आप देखें बाहर दूसरे मुल्कों में ज्यादा तकलीफ हुई, अपने मुल्क में सबसे कम है। और इस बात की सराहना सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, या आप नहीं कर रहे हैं, या देशवासी नहीं कर रहे, पूरी दुनिया की आप जो भी रिपोर्ट है, पूरी दुनिया की रिपोर्ट है, उसको उठा के देख लीजिए, सबसे कम जो महंगाई है वो भारत देश में चली है। लेकिन आपने जरा इसका चारा घोटाला का जिक्र, अरे बढ़ गई, उधर चले गए, कहाँ चले गए, उसका भी जिक्र कर देते, चारा घोटाला सब कुछ बोल दिया, चारा घोटाला। अरे भाई, जब से राजनीति बदल गई है, घोटालों, इसने देखा करप्शन 6%, करप्शन का कंसर्न 6% लोगों का है। 6% लोग करप्शन के लिए कंसर्न, इसलिए कि आप करप्शन नहीं होता है। चारा घोटाला के बाद नहीं, लालू यादव घर को बैठना पड़ा। चलिए एक से मैडम माइक नहीं है, बीच में मत बोलिए। तो मेरा सवाल जफर सर से है, जैसे कि आंकड़ों का कहना है कि मोदी सरकार में महंगाई 25% बढ़ी है, तो इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा मिडिल। 25% बढ़ी नहीं है, 25% लोग कह रहे हैं महंगाई सबसे बड़ी समस्या है। महंगाई सबसे बड़ी समस्या है, तो इससे सबसे ज्यादा असर पड़ा है मिडिल क्लास को।
चाहे वो राशन का हो, चाहे वो सिलेंडर का हो, सब मतलब बेसिक नेसेसिटीज का दाम भी बढ़ गए, तो इससे मिडिल क्लास जाए कहाँ? अमीरों को तो ये फर्क पड़ता नहीं है, गरीबों के लिए कल्याण योजना है, तो मिडिल क्लास कहाँ जाए और क्या करे? देखो बेटा, अगर आप पूरा इस बार का अगर इस बार का पूरा बजट देखोगे तो मिडिल क्लास के लिए बहुत सारी जो राहत दी गई इस बजट में भी, पिछले बजट में भी, और एक गरीब आदमी पेपर में और एक गरीब आपने आदमी बीजेपी ज्वाइन कर लिया है क्या? एक गरीब आदमी, उनको जवाब देने दीजिए। नहीं, मैं तो कुछ बोल ही रहा हूं। अरे सुन लीजिए भाई, उनको जवाब देने दीजिए। एक गरीब आदमी के लिए अगर कोई सरकार वाकई उसका दामन थामने के लिए खड़ी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसने अगर जाहिर राशन की जरूरत है तो राशन दिया, छत की जरूरत है छत दिया, और अभी लोगों ने डिमांड किया भाई जो आपके टैक्स स्लैब है उसमें चेंज कीजिए, थोड़ी और राहत की दीजिए, और साथ साथ लीव इनकैशमेंट जो सैलरीड क्लास है उसका 3 लाख से 25 लाख कर दीजिए, बुजुर्गों के लिए भी किया। तो हर वर्ग के लिए हम ध्यान रखते हैं और चिंता करते हैं। मेरा सवाल जफर सर से है कि जब भी देश में विकास की बातें होती है तो उस समय हमेशा आता है कि कोरोना एक हम मतलब कि कोरोना की वजह से ये काम रुक रहा है, कोरोना की वजह से वो काम रुक रहा है। तो जब भी देश में चुनाव होती है उस समय कोरोना अचानक से कैसे भाग जाता है? जब देश का चुनाव खत्म होता है, विकास की बात होती है, उस समय में कोरोना कैसे आ जाता है? जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है और डेट्स का सवाल है, उसमें ना तो ये पॉलिटिकल पार्टी जो लाइन से खड़ी हो गई है वो पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार है, ना तो भारतीय जनता पार्टी। इसके लिए इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है, उसमें हम लोग का कोई हस्तक्षेप नहीं जी होता। सर, मेरा नाम प्रत्यूष है, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से ऐड कर दूं, इनका कोई हाथ नहीं होता। महंगाई भी बढ़ती है तो वो व्यापारी बढ़ाते हैं, अच्छा, चुनाव इलेक्शन कमीशन करवाता है। सवाल पूछने से नहीं, मेरी बात सुनिए। और बेरोजगारी परेशानी क्या है? माने कमाल है, सरकार का कहीं कोई हाथ ही नहीं है। सबको लाइन में खड़ा करके, महंगाई में भी सरकार का हाथ नहीं, बेरोजगारी में भी नहीं, परिवार के लिए काम करती थी, उनको लाइन में खड़ा कर दिया है। सर आप एक चीज देखिए, यहाँ पे जल्दी से सवाल पूछिए। जी, अलग अलग दल के लोग बैठे हैं, मगर सवाल सिर्फ और सिर्फ आपसे ही पूछा जा रहा है। मुझे दुष्यंत आपने जिक्र किया, मुझे फिर से याद आते हैं कि अपने रहनुमाओं की अदा पे फिदा है ये दुनिया, इस भटकती हुई दुनिया को संभालो यारो। ये तो इनसे कहो। डेटा आज तक ने दिखाया 26% लोग जो महंगाई से त्रस्त हैं, या फिर और भी लोग जो बेरोजगारी से घुमा फिरा के, वो डेटा 47-48% मैम ने ऐड किया। सर आधी आबादी इस बात से प्रभावित है, लेकिन आधी से ज्यादा आबादी इस बात में भी खुश है कि वो 100 का पेट्रोल भराएंगे मगर मोदी जी को लाएंगे। सर बात यहाँ पे ये है ना, जिस तरीके का टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है कि बहुत त्रस्त चल रहे हैं लोग लेकिन फिर भी चलो ना निभा लेंगे, आपको नहीं लगता है सर कि ये चीज जो इतना सब इसमें एक सेकंड, अब इसमें गलती किसकी है? रोमांस करने वाले की है क्या? जिससे रोमांस हो रहा है उसकी गलती है? किसकी गलती है? इट्स नॉट अबाउट फॉल्ट। बहुत दूर से आए भैया। चलो अगला सवाल पूछते हैं। छोटे छोटे सवाल प्लीज। छोटे। मेरा सवाल जफर सर से है। जैसा कि मैम ने बताया कि एडवर्टीजमेंट्स में, मोदी जी के एडवर्टीजमेंट्स में बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं, तो वो रोजगार बढ़ाने में क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? आप हमेशा आधे अधूरे तस्वीरों के साथ क्यों आते हैं? अभी आप मोदी और अडानी को दिखा रहे थे, आप अडानी और रॉबर्ट वाड्रा की कब दिखाएंगे, अडानी और मनमोहन सिंह की कब दिखाएंगे, और अडानी और गहलोत जी की कब दिखाएंगे, और अडानी और भूपेश बघेल जी की तस्वीर के साथ आप क्यों नहीं आए आज? सारी तस्वीरें मैं ही दिखा दूंगी तो ये क्या दिखाएंगे? पहली बात। अब मेरी बात सुनो, सवाल किया, सवाल का जवाब दे सुनो। तुमको डांट रही है, सवाल का जवाब कांग्रेस का यही है, आप जरा तीखे सवाल पूछ दो। जफर भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आप वो डेकोरम मेंटेन करेंगे। ये तस्वीर मैं क्यों दिखा रही हूँ? क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री हैं। रॉबर्ट वाड्रा जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। और एक मिनट बीच में मत बोलिए, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। यहाँ पर बड़ी बरगलाने वाली एक बात कही गई, मतलब वो सुन के मुझे लगा कि किस तरह का नैरेटिव मोड़ने की कोशिश हो रही है। टाटा बिरला से कंपैरिजन होने लगा। आप किसी बिजनेस हाउस से अडानी को कंपेयर कर सकते हैं? वाजपेयी जी की भी सरकार रही है, कांग्रेस की भी सरकारें रही हैं। किसी कंपनी के ऊपर नॉर्वे के फंड ने बेच दिया, डाउ जोन्स और एसएनपी ने कहा इनकी ट्रेडिंग यहां नहीं हो सकती। अरे अडानी के क्रेडेंशियल्स इतने खराब है तो क्यों गहलोत से इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं? समूह ऐसा, एक बताती हूं क्यों कराया। एक समूह ऐसा है जिसके ऊपर यूके के रेगुलेटर ने शुरू कर दिया है तफ्तीश, इलारा के साथ। एक समूह ऐसा है जिसके लिए क्रेडिट स्विस, सिटी ग्रुप, स्टैंडर्ड चार्टर्ड कह रहा है हम इनके बॉन्ड्स नहीं लेंगे। एक समूह ऐसा है जिसको ग्लोबल इंडेक्स से निकाला जा रहा है। एक समूह ऐसा है जिसमें डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन एलआईसी 30 करोड़ लोगों की पॉलिसी का पैसा लगा रहा है, एसबीआई 45 करोड़ लोगों के जो अकाउंट होल्डर है उनका पैसा लगा रहा है, 6 लाख करोड़ इस स्टॉक मार्केट में नष्ट हो रहे हैं। और वो कौन है? रिटेल इन्वेस्टर के हो रहे हैं, और उस पर सवाल नहीं पूछा जाएगा। और क्यों सवाल पूछा जाना चाहिए? अडानी मोनोपोली डिफेंस में है, अडानी मोनोपोली पोर्ट्स में है, एयरपोर्ट्स में है, फूड एंड एग्रीकल्चर में है, रिन्यूएबल एनर्जी में है, सीमेंट में है, और उनके ऊपर चार्ज क्या है
कि वो शेल कंपनीज के थ्रू पैसों की राउंड ट्रिपिंग करते हैं। इस सरकार को क्या ये जानना भी जरूरी नहीं समझ रहे कि किसका संदिग्ध पैसा, किसका बेनामी पैसा इस देश में आ रहा है। एक चीनी जो कंपनी है उनका और विनोद अडानी जो गौतम अडानी के भाई हैं और बाहर रहते हैं, उनका एड्रेस सेम है, वहां से पैसा राउंड ट्रिप हो रहा है। क्या कभी टाटा बिरला या किसी ग्रुप के खिलाफ ऐसे चार्जेस लगे थे? अडानी के क्रेडेंशियल्स अगर इतने खराब थे तो भूपेश बघेल साहब उनको इतना रॉयल ट्रीटमेंट देके निवेश क्यों करा रहे हैं? क्यों जमीन दे रहे हैं राजस्थान में? जमीन दे रहे हैं ना राजस्थान में। यू आर रॉन्ग देयर, आई विल टेल यू। अगर कोई टेंडर प्रोसेस से, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी टेंडर, यही वो भी बताते हैं कौन से टेंडर प्रोसेस से आए हैं? सारे टेंडर प्रोसेस से। वो कहते हैं जितने पोर्ट मिले वो टेंडर प्रोसेस से। कौन सा? जितने आईबीसी के प्रोजेक्ट अडानी जी को मिले ये बताएंगे, बताइए। अरे भाई जो इजराइल का पोर्ट मिला वो टेंडर प्रोसेस से मिला था। जो उनको एमआरओ और एक मिनट स्मॉल आर्म्स का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया वो टेंडर से मिला था। हमने 3 सवाल पूछे, 3 सवाल के जवाब में 2 घंटे का लक्ष्य। एक सवाल लेते हैं, आप जवाब दीजिएगा। अंजना जी, हमारा एक सवाल था, कितनी यात्राओं पर मोदी जी के साथ अडानी जी गए, कितनी यात्राओं में उन्होंने वहां पर उनको ज्वाइन किया, और कितनी ऐसी यात्रा थी जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, इजराइल, तमामों, जहां से जब मोदी जी जैसे ही वापस आते हैं अडानी जी को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। जल्दी पूछिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये हम जानना चाहते हैं। मैम, मेरा नाम नसीमुद्दीन है। मेरा सवाल सैयद जफर इस्लाम साहब से है कि अभी बजट 2023 आया है, उसमें यह है कि जो गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा था वो बंद नहीं होगा। 80 करोड़ लोगों को अभी मुफ्त राशन दिया जाएगा। तो मेरा सवाल है कि गरीबी आप कहाँ खत्म कर रहे हैं, किस तरह से खत्म करें कि अभी भी 80 करोड़ लोगों को राशन देने की जरूरत है? देश को इस कगार पर ले आए। मेरा नाम दीक्षा मिश्रा है। सर, मेरा सवाल आपसे है कि आपने कहा गरीबी खत्म हो चुका है, हिंदुस्तान गरीब मुक्त हो चुका है, तो सर MBA करने वाले चाय क्यों बेच रहे हैं और PhD करने वाले रिक्शा क्यों चला रहे हैं? जवाब नहीं है। मेरा सुप्रिया जी से सवाल है, सुप्रिया जी से ये सवाल है कि 2019 के इलेक्शन के टाइम भी बाहरी देश से जो पेगासस को लेकर सवाल हुआ, उसके बाद फिर हिंडनबर्ग आ गया। वो भी बाहरी एक कंपनी है जो इस तरीके के नैरेटिव फैला रहा है भारत का। तो ये बाहरी जो देश के लोग मतलब कंपनियां होती हैं, वो उन पर क्यों भरोसा करती है विपक्ष? इतना ज्यादा SBI और RBI इन पर क्यों भरोसा नहीं करती? विदेशी रिपोर्ट्स पर क्यों विपक्ष अपना? आखिरी सवाल। मैम, इन्होंने जनता को छलने की बात कही, तो क्या मैम जनता इतनी बेवकूफ कि 2014, 2019 और यूपी में, अनुराग सर से मैं पूछना चाहूंगा कि 2022 में भी जनता चली गई और सारी अपोजिशन पार्टियां इतनी स्ट्रांग और जनता चली जाती है? ठीक है, जवाब दीजिए अनुराग। देखिए सवाल, जैसे अभी एक मेरे साथी आए थे, एक मेरा छोटा भाई आया था, वो दुष्यंत का शेर पड़ गया था, रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया। इन रहनुमाओं को कोई तो बचाओ यारो। उसने सही बोला था। ये जो रहनुमा है जो हमें झूठे सपने देते हैं, इनकी अदाएं हैं, इस अदाओं से सपना देते हैं जैसे हमें सच महसूस होने लगता है ये सब सच होने वाला है, सब सच होगा। ऐसे लगता है कि हमारे घर में पता नहीं कल से सारी खुशियां आ जाएंगी, और ये खुशियों का जो ये आप दिखाई रही है, अपना होमवर्क कीजिए आप। मैं बात तो कर लूं अपनी बात। उन्होंने मुझे दिया तो मैं तो देखा भी नहीं है, मैं तो इतना विश्वास करता हूँ। बोलने दो ना, यूपी में दोनों डूब गए थे। बोलने दो। तो सवाल उठता है कि ये वो लोग हैं, जैसे आप दूसरा सवाल उसने पूछा कि हमारी अपनी एजेंसीज पे भरोसा क्यों नहीं? बिल्कुल पूरा भरोसा है। तो मैं कहता हूं अपनी एजेंसी के माध्यम से हिंडनबर्ग पे इंक्वायरी करवा लो। क्यों हमारे देश के ऊपर इतना आरोप क्यों लगा रहा है वो? कि उसकी हिम्मत कैसी होगी हिंदुस्तान के किसी व्यापारी पे? अगर वो गलत है तो आरोप क्यों लगा रहा है? इस पे भी इंक्वायरी कम से कम करवा लो ना। मैं फिर कह रहा हूं कि देश में अपेक्षाएं बढ़ गई पिछले 10 साल से। बिल्कुल ये अपेक्षा के कारण ही है कि लोग चाहते हैं कि जो वर्तमान सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, वो अपेक्षा पूरी करे। इस देश में, अंजना जी आप बताइए, 1951 से चुनाव हो रहे हैं, कब इस देश में बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा नहीं रहा? हमेशा रहा, लेकिन लोगों ने विश्वास जताया अलग अलग नेतृत्व पे कि ये हमें आगे निकालेंगे। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अरे हरित क्रांति लाई, इतने इंडस्ट्रीज लगाए, सब कुछ किया, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से चली थी। लेकिन आप 2004 से 14 जो कहते हैं प्रधानमंत्री की ब्लैकआउट, मैं इसको कहूंगा, वो ब्लैकआउट इसलिए कहते हैं क्योंकि 2009 से 14 आप देखिएगा तो जितने यहाँ युवा बैठे हुए हैं उनको सिर्फ और सिर्फ स्कैम ही दिखाई दिया, पॉलिसी पैरालिसिस दिखाई दी। क्या भारत को इस कंडीशन में आना चाहिए कि हमें कोई निर्णय लेना है, उसके लिए सोचने में हम 6 महीने लगा दें? एक करके मृत्युंजय जी, और आप आरजेडी की बात होती है तो लोग चारा घोटाला याद कर देते। नहीं, कोई चारा बीजेपी के पास नहीं बचा अब, इसलिए वो फिर चारा घोटाला बिहार से तो सत्ता से बाहर हम लोगों ने कर ही दिया है। नहीं, रेलवे देश की जनता, देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी बराबर कहते हैं 140 करोड़ 140 करोड़ जनता सब देख रही है, जो पब्लिक है ये सब जानती है। हाँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जुमलेबाजी का अंत 2024 में तय है अंजना जी,
और इस जनता पर हम लोगों को भी भरोसा और विश्वास है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहे जितना मजाक उड़ा ले विपक्ष का, जनता का, लेकिन 2024 में इसका बदला जनता सूद ब्याज के साथ लेगी। संजय जी, देखिए अंजना जी, अगर आज की स्थिति देखें, विपक्ष में जिस तरह की एकजुटता का अभाव है, अगर बीजेपी को अगर आपको 2024 में चैलेंज देना है, हराने की बात मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं अगर आप रियली कोई चैलेंज देना है तो विपक्षी एकता की जरूरत होगी। अलग अलग राज्यों में विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना होगा। भले ही हम इस तरह के नैरेटिव करते हैं कि 37% वोट बीजेपी के पास है और बाकी 63% वोट बटे हुए हैं, एकजुट होने की जरूरत है। क्या वो एकजुटता दिखाई पड़ती है? कोई ऐसे संकेत मिलते हैं? मुझे नहीं लगता कि अगर कुछ पार्टियों को देखें, कुछ पार्टियों को देखें तो एक पार्टी के नेता दूसरे पार्टी के नेता को बिल्कुल एक्सेप्ट करने की स्थिति में नहीं है, और ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि 2024 में कोई बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने आने वाली है। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, केसीआर का ओपनली राहुल गांधी के साथ नहीं जाने की बात, क्या ये विपक्षी एकता आएगी? क्योंकि अल्टीमेटली तो इलेक्शन में जीतना है, तो उसके लिए 1 घंटा 25 मिनट प्रधानमंत्री जी राज्यसभा में बोल रहे थे। 1 मिनट ऐसा नहीं था जब ये स्लोगन राज्यसभा में आपको सुनाई नहीं दे रहे थे। मोदी अडानी भाई भाई, LIC पर कुछ तो बोलो, मोनी बाबा मौन तोड़ो, अडानी घोटाले की जांच कराओ, जेपीसी लाओ, और ये संयुक्त विपक्ष कर रहा था। एक ये भी नैरेटिव बनाया जाता है कि विपक्ष संयुक्त नहीं। और 1 मिनट अंजना जी, सब कुछ कहने के बाद आपका एक आंकड़ा बड़ा जरूरी था। यहां पर अडानी की चर्चा हो गई, टाटा बिरला को भी खींच लाए ये लोग। 58% लोग आपके सर्वे में कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था का फायदा बड़े कारोबारियों को हो रहा है। ये वो लोग हैं जो समझते हैं कि 11,665 लघु मध्यम उद्योग पर ताला लगाने का काम मोदी सरकार ने किया 1 साल में। दरअसल में भारतीय जनता पार्टी को तो चिंता है नहीं, क्योंकि इनको तो विटामिन ए मिल रही है। अब इनके पास विटामिन ए है, अब आप समझ गए विटामिन ए क्या, इसीलिए ताकत देखिए इनकी। हम बोलते हैं तो बीच में टोक पड़ते हैं। अब सवाल यह है कि जब भी इनसे बात करोगे कि भाई देश की जो मौजूदा हालत है उस पर आप चर्चा करो, नहीं करेंगे। आप देखो उस पर चर्चा ही नहीं करेंगे। भाई आपने सुना इनकी बातें अभी भी ये 2014 के पहले के युग में जी रहे हैं। अभी भी जो लड़का 10 साल का बच्चा था वो 18 साल का हो गया, जो 12 साल का 20 साल का हो गया, जो 15 साल का उस समय था वो आज 25 साल का हो गया, आपसे रोजगार मांग रहा है, आप उसको ले जाते हो बेटे। आप तो 25 साल सैयद जफर इस्लाम कहते हैं आज की स्थिति के बारे में बात नहीं करते। मैं अगर अपोजिशन की बात कर रहे थे तो अपोजिशन पे शेर व शायरी कर रहे हैं तो नहीं सुनिए, 1 मिनट बीच में मत बोलिए। अनुराग जी, टाइम कम है सर, कंक्लूडिंग रिमार्क जल्दी से। नहीं दुष्यंत जी, आपको गलत नजर आने नहीं, बिल्कुल सही, अच्छा अच्छे शेर है, लेकिन अपोजिशन के बारे में कहा जाए इतने हिस्से में बढ़ गया है अपोजिशन के हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। तो यही है। आज देखिए, आज हालात ऐसे हैं कि आप देखिए ये आप देखिए ये यूपी में गए थे दोनों साथ लोग। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी डूबेंगे। अरे जनता तो हमारे साथ है, जनता हमें मालूम है, आपको लाइन में खड़ा कर दिया। जनता हमारे साथ है, जनता के लिए हम कमिटेड है, जनता के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आपके पारिवारिक पार्टियां जो है, तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।